अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ग्लोबल और मैं मोहम्मद बिलाल। जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर अलजेब्रा की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसको देखा था और उम्मीद करते हैं कि आपको उसकी समझ भी आई होगी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको आज सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर λ1 λ2 एंड λ3 एंड μ1 μ2 μ3 प्रूव दैट द प्रोडक्ट। कि यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स इस तरह दिए हुए हैं और वो कहते हैं कि जो जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस हैं। अब इसमें जो आपके पास λ1 λ2 और λ3 हैं, ये एक लाइन होगी आपकी, और यहाँ पे जो μ1 μ2 और μ3 जो है वो आपकी दूसरी लाइन है। तो वो क्या है, आपने उसके जो है ना देखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस देन प्रूव दैट द प्रोडक्ट। आपने इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और आपने बताना है कि क्या ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। तो ये हमने देखना है। उसके बाद इज ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो वो इक्वल टू ज़ीरो होंगी। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो वो इक्वल टू किसके होंगी? ज़ीरो के इक्वल होंगी। ये हम प्रूफ करेंगे। तो आए चलते हैं, देखते हैं इसमें कि देन वी आर टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू ज़ीरो L1 परपेंडिकुलर टू L2। ये वो लाइन हैं जो हमें गिवन है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। मीन के L1 जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके है? L2 के है। सपोज L1 परपेंडिकुलर L2 देन λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3 आर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें फिर क्या है कि वी शैल प्रूव दैट ए बी इक्वल टू ज़ीरो। हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि जो इन दो मैट्रिक्स का रिज़ल्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो आता है। और कैसे आता है? अब इसमें चेक करें, आपने यहाँ पे जो है ना इसके बाद आपने लेट करना है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है सारा ये ए के इक्वल है और ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपने क्या नाम रखना है? इसका बी नाम रखना है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया है, ए बी का जो है ना हमने प्रोडक्ट लेना है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर शो करवाना है, चेक करना है हमने। तो ए बी आपका मैट्रिक्स ए ये आ गया है और आपका बी मैट्रिक्स ये आ गया है। आपने इसका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट आप कैसे लेते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये जो आपकी रो है ये रो आपकी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। लेकिन इसमें आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसमें चेक करें कि 1 2 3 एंट्री हैं इस रो में। तो इस कॉलम में आपके पास क्या है? 1 2 3 एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट का रूल भी है कि आपके ये जो क्या हैं ये वाले एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। तो मीन के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ के अगर हैं तो तब भी आप किसी भी जो मैट्रिक्स को है वो आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब इसमें चेक करें, इसमें भी 3 एंट्रीज़ हैं फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एंट्रीज़ हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इस फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि ये आगे है λ1 स्क्वायर μ1 स्क्वायर। फिर आपने इसकी दूसरी एंट्री को इसकी दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आगे है, प्लस इसकी तीसरी एंट्री को आपने इसकी तीसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है। देन आपकी रो यही रहेगी, आपका कॉलम ये हो जाएगा। आपने इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह ही करना है कि इसकी पहली एंट्री इसकी पहली एंट्री के साथ जब मल्टीप्लाई होगी λ1 स्क्वायर μ1 μ2 तो ये आपके पास आएगा। फिर आपने इसकी दूसरी एंट्री लेनी है और इसकी भी दूसरी एंट्री लेनी है तो उसका रिज़ल्ट ये आया हुआ है आपके पास। फिर इसकी तीसरी एंट्री है और इसकी भी तीसरी एंट्री है तो वो आपके पास ये वाला रिज़ल्ट आया हुआ है। ये अब ये रो इसके साथ भी कंप्लीट हो गई है, ये इसके साथ भी कंप्लीट हो गई। अब आपने इसी रो को फिर इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है
और वो भी आपने सेम एज इट इज़ जैसे अपने प्रीवियस 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है वैसे ही करना है। देखें अब आपने इस एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जब किया है तो वो आपके पास रिजल्ट ये आया है। जब आपने इस दूसरे एलिमेंट को इस दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया है। फिर आपने जब इस तीसरे एलिमेंट को इस तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास ये रिजल्ट आया है। ये अभी आपने एक रो पहले कॉलम की एक रो को ऑपरेट किया है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी ये वाली दूसरी रो, पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो। अब आपने इस रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर अपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने इसको 1 बाय 1 पहले इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। जब आपने इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया है। जब आपने इसी रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड रो और लास्ट रो है। अब आपने इस रो को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने पहली 2 रोज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो आपने इस रो को उठाना है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये रिजल्ट आएगा। इस रो को उठाना है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये रिजल्ट आएगा। फिर आपने इस रो को उठाना है और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स था उसमें से हमारे पास यहाँ पे हर एक एंट्री में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, मुश्तरक आ रही हैं, जो इस पूरी वैल्यूज़ में क्या थी, कॉमन थी। अब जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स था तो उसमें जो है ना λ1 μ1 कॉमन था, सब में मौजूद था, तो उसको हमने बाहर ले लिया है। तो जब हमने इसको कॉमन लिया है तो हमारे पास बाकी रिज़ल्ट ये बचा है। जो हमारे पास दूसरी एंट्री थी उसमें λ1 μ2 हर एक एलिमेंट में मौजूद था तो वो भी हमने कॉमन ले ली है। इसी तरह इस फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री में λ1 μ3 कॉमन था, वो हमने बाहर ले लिया है। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री में λ2 μ1 कॉमन था। इसी तरह जो है ना सेकंड एंट्री में λ2 μ2 था, λ2 μ3 था। फिर जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में थी आपके पास λ3 μ1, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम में λ3 μ2, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम में λ3 μ3 आपके पास कॉमन था। अब यहाँ पे आपने फिर जो है ना इसको क्या किया है, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है ये हर एक एंट्री में मौजूद है। ठीक है, चेक करें आप, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये सब में मौजूद है। तो हमने इसको भी बाहर कॉमन ले लिया है। जब हमने इसको बाहर कॉमन लिया तो वो हमारे पास ये आ गया है ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। और जो हमारे पास λ1 μ1 ये बच्चा है, λ1 μ2 ये बच्चा है, λ1 μ3 ये बच्चा है, और इसमें से λ2 μ1 ये बच्चा है, λ2 μ2 ये बच्चा है, और इसमें से λ2 μ3 ये रिमेनिंग बच्चा है हमारे पास। तो उसमें फिर जो है ना हाँ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में λ3 μ1 बच्चा है, λ3 μ2 बच्चा है, λ3 और μ3 बच गया है। अब अगर आप चेक करें ए बी इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1, हम ये पहले देख चुके हैं कि ये जो हमारे पास 2 लाइंस परपेंडिकुलर थी तो वो इक्वल टू 0 आ रही थी। जब वो इक्वल टू 0 आ रही थी तो बाय 1 ए बी इक्वल टू 0, तो हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पे आपके पास ये सारा मैट्रिक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 आना है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप चेक करें कि अगर आपके पास ये एक जो है ना टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, जब भी ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो अगेन आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो ये जो हमारे पास λ1 μ1, λ2 μ2, λ3 μ3 वो इक्वल टू 0 आ रहे हैं। मीन के आपका जो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू किसके है, लाइन 2 की है, कि ये जो हमारे पास ये वाले थे 2 लाइनें थीं,
ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इक्वल टू दिस शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। यहाँ पे i का मीन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है और हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। अब इस चीज़ का भी हमें पता है, ये चीज़ गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी हमें पता है, तो उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एक चीज़ फाइंड करनी है और वो है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए स्क्वायर। हम इसी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, हम अगर इसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि ए को मल्टीप्लाई किया है ए के साथ, ए स्क्वायर। अब ए मैट्रिक्स है, फिर आपका ए मैट्रिक्स है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई का रूल वही है जो मैं पहले जो है ना लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपकी दूसरी रो होगी, उसको आपने पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ, फिर आपकी तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है तो वो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। फिर आपने क्या किया, आपने इन हर एक एंट्रीज़ को सम किया तो उसके पास आपके पास जो है रिज़ल्ट ये आता है। लेकिन हमने क्या प्रूव करना था? हमने प्रूव करना था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। 0 मीन यहाँ पे 0 जो इंडिकेट है वो ओ है। ओ मीन नल मैट्रिक्स आपको एक मिलेगा, और वो नल मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? ओ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हम LHS को लेके RHS प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, माइनस 4a है, माइनस 5i है। अब इसमें पहले हमने रखा है क्या? ए स्क्वायर रखा है, ये आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आया हुआ है। फिर माइनस 4 लिखा है, उसके बाद है ए का मतलब है कि आपका जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। नेक्स्ट है माइनस 5 हमने लिख दी है। उसके बाद है आई का मैंने बता चुका हूँ कि इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जिसके डायगोनल तमाम एलिमेंट्स वो 1 हों तो वो आपका क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो वो आपके पास ये आ गया है। उसके बाद फिर आपने क्या किया है, आपका ये एज इट इज़ है, आपने इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट बना है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है। अब फिर नेक्स्ट आपने क्या किया है, आपने इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जब आपने माइनस किया है तो वो आपको एक ये रिज़ल्ट देता है। ये जो आपका मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ आया हुआ है। फिर आपने क्या किया है, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को दोबारा आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है माइनस ये मैट्रिक्स है। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास ये एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। और हम जानते हैं कि जो हमारा नल मैट्रिक्स होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं किसके इक्वल? ओ के इक्वल। ओ का मतलब क्या होता है? 0 ही है। तो ये हमारा जो है ना वो प्रूफ हो गया है कि LHS इक्वल टू RHS। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।